प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपन तैयारी कर रहे हैं पीटीईटी 2023 और बीएसटीसी 2023 के लिए, तो आपका पीटीईटी और बीएसटीसी दोनों का जो सिलेबस है हिंदी का, तो हिंदी के सिलेबस का जो पहला चैप्टर है आपका वो है वर्ण विचार। पहला टॉपिक है आपका वो है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार। तो इस वर्ण विचार को अपन शुरू करें, पढ़ें, तो उसका एक बार थोड़ा सा सामान्य परिचय ले लेते हैं, फिर अपन कंप्लीट वर्ण विचार को पढ़ेंगे। अब देखिए, जब शुरू करते हैं अपन वर्ण विचार, तो वर्ण विचार से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, बहुत ही ज़रूरी होती है। तो हमारा पहला जो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो उसमें ये होती है कि भाषा क्या है। हिंदी में भाषा अपन किसे कहते हैं। तो देखो, भाषा को समझने से पहले थोड़ा सा अपन समझें कि जो भाषा किस शब्द से बना है। तो शब्द इसको क्या करते हैं, जो जिस शब्द से भाषा शब्द जो बना है ना, उसे धातु कहते हैं, धातु। तो इस जो भाषा शब्द जो है ये संस्कृत के भाष धातु से बना है ना। संस्कृत के भाष धातु से बना है, भाष धातु से बना है, भाष धातु से बना है। ठीक है, तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है और इसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी। तो इसका अर्थ क्या होता है? व्यक्तवाणी। इसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी। किसका अर्थ होता है? व्यक्तवाणी। भाष धातु का अर्थ होता है व्यक्तवाणी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो भाषा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो भाषा है वो हमारे विचारों और हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। समझ में आया? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परिभाषा कि भाषा क्या है, कि हमारे भावों और विचारों, हमारे भावों और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम, व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। ठीक है, तो व्यक्त करने का माध्यम जो है वो भाषा कहलाता है। तो हमारे भावों और विचारों को, हमारे जो भाव होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, हमारे मन में जो विचार और भाव जो पैदा होते हैं, उन्हें हम जिस रूप में व्यक्त करते हैं, बोल करके, लिख करके, तो वो जो विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम है वो माध्यम भाषा कहलाता है। क्यों कहलाता है भाषा? क्योंकि भाषा शब्द भाष धातु से बना है, क्योंकि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है और भाष का अर्थ होता है व्यक्तवाणी। समझ में आ गया? बिल्कुल इजीली अपन कंप्लीट कोर्स करेंगे और आपको यहाँ पे सारे के सारे चैप्टर वाइज मिलेंगे, ताकि आपका कोई भी चैप्टर छूटे नहीं। और एग्जाम में जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके इसमें कवर हो जाएंगे। अब इस टॉपिक से प्रश्न कैसे बनते हैं इसको भी अपन थोड़ा सा, अभी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसका अपन रिविजन करेंगे और जो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो उसको देख लेंगे तो आपको टोटली पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उन चीज़ों को आप आसानी से धीरे धीरे समझ लीजिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो समझ से परे नहीं जाए। तो हमने देखो भाषा का अर्थ लिख दिया, अर्थ होता है इसका व्यक्तवाणी। किसका? भाष धातु का। तो हमने अर्थ यहाँ पे लिख दिया, इसीलिए दोबारा यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखो भाषा जो है ना, समझ में आ गया कि भाषा जो होती है वो क्या होता है कि भाव और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। तो अब इसकी बात आती है, इसके प्रकार कितने हैं, भाषा के प्रकार कितने हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि भाषा के जो प्रकार है वो दो हैं। भाषा के दो प्रकार हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा भाषा के प्रकार। तो भाषा के दो प्रकार हैं, भाषा के दो प्रकार हैं। और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं आप में से आप बताइएगा। दो प्रकार कौन कौन से हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाषा के दो प्रकार कौन से हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो भाषा के जो दो प्रकार है उसमें पहला तो आता है भाई मौखिक भाषा।
पहला तो आता है मौखिक भाषा, ठीक है ना, मौखिक भाषा, और दूसरा होता है लिखित भाषा, ठीक है। तो पहला तो है मौखिक भाषा और दूसरा होता है इसका लिखित जो रूप होता है वो होता है लिखित भाषा। तो ये भाषा के दो रूप हो गए भाई, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा कितने प्रकार, इसके रूप कितने हैं, इसके भेद कितने हैं, तो इसके दो भेद हैं, इसके दो रूप हैं। पहला तो है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिनको हम बोल करके, जिनको हम वाचिक ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करते हैं ना, वाचिक ध्वनि का मतलब होता है बोल करके जिससे हम अभिव्यक्त करते हैं, वो मौखिक भाषा हो गई, और जिन्हें हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं वो लिखित भाषा हो गई, ठीक है, बोल करके और लिख करके। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तो केवल व्यक्त किया जाता है, बोला जाता है खाली, है ना, मुख से बोल करके। तो आप लिखेंगे कि मुंह से बोल करके, मुंह से बोलकर, मुंह से बोलकर व्यक्त किया जाता है, किया जाता है। और इन्हें क्या करते हैं, लिखित रूप में, लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये भाषा के दो हो गए भेद। अब नेक्स्ट एक प्रश्न आता है कि बोली किसे कहते हैं। तो देखिए भाषा क्या होती है, भाषा का भाषा जो है वो विस्तृत होती है, बहुत एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, और उसका जो छोटा स्थानीय रूप होता है वो बोली कहलाता है। तो आप लिखेंगे बोली में कि भाषा का छोटा, भाषा का सीमित रूप, भाषा का सीमित रूप या स्थानीय, भाषा का सीमित रूप या स्थानीय रूप जो होता है वो भाई क्या कहलाता है, वो बोली कहलाता है। तो बोली का क्षेत्र जो है वो छोटा होता है और ये अभी विकसित नहीं होती है, इसका व्याकरण नहीं होता है, जबकि भाषा का एक अपना व्याकरण होता है, भाषा की अपनी एक लिपि होती है, और भाषा काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। कहा भी गया है, कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले, मतलब कि एक कोस की, एक मील की दूरी पर जब अपन जाते हैं तो पानी बदल जाता है, और 5 कोस पर पानी, 5 से 7 कोस पर जब अपन जाते हैं तो वहां पर बोली जो है वो बदल जाती है। तो इसलिए ये कहावत कही गई है, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, और भाषा किस धातु से बनी है, भाषा के भेद कितने हैं, भाषा के रूप कितने हैं, बोली क्या होती है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। आगे बढ़ते हैं और अब अपन यहाँ पे देखेंगे हिंदी की बोलियाँ, क्योंकि हमने अभी बात करी बोली की। बोली क्या होता है कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जिसका स्थानीय रूप जो है वो भाषा का स्थानीय रूप जो है वो बोली कहलाता है। तो वो हिंदी में अगर प्रश्न आता है कि हिंदी में हिंदी में बोलियां कितनी होती है, तो देखो भाई वैसे अगर बात करें तो आपको हिंदी में कहीं पर 15 बोलियां मिलेगी, ठीक है, और कहीं पर आपको 18 बोलियां मिलेगी। हिंदी में टोटल अगर बोलियों की बात करें तो हिंदी में 15 या 18 ये आपको अलग अलग जगह पर बोलियां मिलेगी। हम इसे देखेंगे 18 है कि 15 है, ठीक है। तो लगभग 15 से 18 बोलियां हिंदी में होती हैं, और इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखना, इनके जो है ना, ये जो जितनी भी बोलियां हैं इनको 5 वर्गों में विभाजित किया है, और ये 5 वर्ग आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला है, यहाँ पे हम बात करेंगे, मैं आपको लिखता हूँ बोलियों के वर्ग, ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ वर्ग। तो इनके जो वर्ग हैं उसमें पहला है पूर्वी हिंदी, दूसरा है आपका पश्चिमी हिंदी, तीसरा है बिहारी, चौथा है राजस्थानी, और 5वां जो इसका वर्ग है वो है पहाड़ी, ठीक है। ये 5 वर्ग हैं। पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी में देखो जो भाषाएं आती है, बोली जो आती है, भाषा नहीं है बोली आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आती है। जो पूर्वी हिंदी जो है उसमें 3 आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट आता है पश्चिमी हिंदी। ध्यान रखना, एक एक प्रश्न बनेगा यहाँ से, इसलिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा नहीं है। जो आपके पीटीईटी में और आपकी बीएसटीसी में जो पूछा जाता है वो इसी में से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए जो कुछ भी यहाँ पे बताया जा रहा है उसको अच्छी तरह से
समझ लेना। देखो यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि हिंदी में बोलियाँ कितनी होती है, या बोलियों के कितने हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में विभाजित करते हैं। निम्न में से हिंदी की बोलियों का कौन सा एक वर्ग नहीं है, 4 एक दे देंगे, इसमें से कोई एक अलग दे देंगे। तो इस तरीके से कितने ही प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, और प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं उसका अपन नेक्स्ट क्लास में इसका अभ्यास करेंगे। तो बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली। अब देखो यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान रखना, ये जो खड़ी बोली है ये हिंदी की मानक भाषा मानी जाती है, मानक जो बोली है वो मानी जाती है, ठीक है ना। हिंदी की मानक बोली जो मानी जाती है वो कौन सी है, वो खड़ी बोली है भाई, ये हिंदी की मानक बोली। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए खड़ी बोली का विशेष ध्यान रखना। हिंदी की मानक बोली है, हिंदी की मानक बोली, हिंदी की मानक बोली कौन सी है, प्रश्न यहां से बनेगा, तो वो है खड़ी बोली, ठीक है ना, वो है खड़ी बोली। ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ लेना। और मैं बता दूं इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जस्ट क्लास खत्म होते ही 10 मिनट के भीतर ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर डायरेक्ट सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पे एजुकेशन राइज, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपको इस तरीके से सर्च करना है, एजुकेशन राइज नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे हमारा चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा हमारा ऐप है, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, इसी नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे एजुकेशन राइज, तो वहाँ पे सरस्वती माँ की पिक्चर वाला आपको जो एक लोगो मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, पीटीटी का पूरा कोर्स मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको हिंदी का कोर्स चाहिए तो वहाँ पर आपको पीटीटी हिंदी का अलग से कोर्स मिलेगा। अगर आप बीएसटीसी कर रहे हैं और अगर आपको बीएसटीसी का चाहिए तो वहाँ पर आपको बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। बीएसपी और बीएसटीसी का केवल हिंदी का भी अगर चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कोर्स आपको हमारे ऐप में मिलेंगे, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी हिंदी में नेक्स्ट जो बोली है वो है ब्रज, उसके बाद हरियाणवी, उसके बाद बुंदेली और उसके बाद कन्नौजी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बिहारी। तो बिहारी जो है ना, बिहारी में क्या होता है कि इसकी जो बोलियां हैं उसमें जो इसकी जो बोलियां वो है मगही है, मैथिली है और भोजपुरी है। फिर आता है राजस्थानी, तो राजस्थानी में इसका मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। उसके बाद में आता है पहाड़ी, तो पहाड़ी में है गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली। तो ये है इनकी बोलियां और ये है बोलियों के वर्ग। और अब बात करते हैं कि बोलियां कितनी हुई, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये इस तरीके से ये 18 बोलियां हुई। अब कुछ विद्वान क्या करते हैं, कुछ विद्वान जो है इनमें से कुछ बोलियों को कम कर देते हैं तो वो 15 पर ले आते हैं, और कुछ इसमें ये जोड़ करके टोटली 18 बताते हैं, कुछ तो इससे भी ज़्यादा बताते हैं, ठीक है ना, इससे भी ज़्यादा बताते हैं। लेकिन मुख्य मुख्य जो बोलियाँ हैं ये 18 बोलियाँ हैं। अब इसमें एक बात ये है कि ये जितनी भी बोलियां हैं, इन समस्त बोलियों का जो सम्मिलित रूप निकला हिंदी का, वो जो हिंदी भाषा जो कहलाती है, उसे हमारी संसद ने, भारतीय संसद ने 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को उसे जो है वो स्वीकार किया है राजभाषा के रूप में, ठीक है ना। तो इसे राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। तो देखो प्रश्न आ सकता है कि इसे राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो ये जो हिंदी जो ये इतनी बोलियों के सम्मिलित रूप से जो हिंदी का निर्माण हुआ, हिंदी का जो विकास हुआ, उस हिंदी को हमारे सरकार ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। तो देखो प्रश्न ये भी हो सकता है कि राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया, तो याद रखना 14 सितंबर 1949 को। इसके अलावा प्रश्न बनता है कि भाई हिंदी की मानक बोली कौन सी है, तो हिंदी की मानक बोली है खड़ी बोली, ठीक है। उसके बाद हिंदी की बोलियों के कितने वर्ग हैं, तो इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है, और टोटल इसमें 18 भाषाएं जो है, टोटल इसमें 18 बोलियां जो है वो सम्मिलित की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो अगली जो चीज़ है वो है लिपि। अब देखिए भाई, जितनी भी भाषाएं होती हैं उनकी अपनी कोई न कोई लिपि होती है, लेकिन लिपि होती क्या है, लिपि कहते किसे हैं, तो देखिए कि भाषा के जो ध्वनि चिन्ह होते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, उसके अपने वर्तनी चिन्ह होते हैं, ठीक है ना, उसके अपने लेखन चिन्ह होते हैं। तो भाषा के लेखन चिन्हों या वर्तनी चिन्हों को जब लिखा जाता है तो उसका जो लिखित रूप होता है वो लिपि कहलाता है। तो लिपि क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाषा के वर्तनी चिन्हों
भाषा के वर्तनी चिन्हों का लिखित रूप, वर्तनी चिन्हों का लिखित रूप जो है वो लिपि कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है भाई? लिपि कहलाता है। ओके, वो लिपि कहलाता है। मतलब कि जो चिन्ह होते हैं भाषा के, जो ध्वनि चिन्ह होते हैं, उन ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप जो है वो वर्तनी कहलाता है। और हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। ठीक है, तो हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की देवनागरी लिपि है। अब देखिए, हिंदी देवनागरी जो लिपि है इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें भाई एक तो हिंदी आती है, कई सारी भाषाएं आती है। देखो, हिंदी आती है ना, संस्कृत आती है, हिंदी है, संस्कृत है, ओके, मराठी है। तो ये जो भाषा है ये देवनागरी लिपि में आती है। लिपि की अपनी विशेषताएं होती है। जैसे अगर बात करें अपन देवनागरी लिपि की बात करें तो देखो, इसकी क्या करते हैं अपन, इसकी अगर विशेषताओं की बात करें, है ना, कि भाई देवनागरी लिपि क्या है, तो इसकी जो विशेषता है। और दूसरा मैं यह बता दूं, जैसे अब अलग अलग भाषाएं होती है, जैसे कि पंजाबी भाषा है तो उसकी लिपि गुरुमुखी लिपि है। इसी तरीके से अंग्रेजी भाषा है, उसकी लिपि रोमन लिपि होती है। तो अपनी अपनी लिपियां अलग होती हैं। विशेषताओं की बात करें कि देवनागरी लिपि जो है इसकी क्या विशेषता है, तो देखो, देवनागरी लिपि एक तो क्या होता है कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अभी जो अपन लिख रहे हैं, ठीक है ना, जो लिख रहे हैं वो भाषा, तो अपन क्या करते हैं, बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। दूसरा, उच्चारण के हिसाब से लिखी जाती है, मतलब जैसा अपन बोलते हैं वैसा लिखते हैं। दूसरा होता है उच्चारण, उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है, मतलब जैसा बोलेंगे वैसा लिखते हैं। उसके बाद में इसमें स्वर और व्यंजन, है ना, इसमें स्वर होते हैं और इसमें व्यंजन होते हैं। अब देखिए, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, उसको अपन आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट आपको मैं यहाँ पे इसकी कंप्लीट जानकारी जो है वो दूंगा। ठीक है, इस प्रकार इसकी और भी बहुत सारी खूब सारी विशेषताएं होती हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पे इसकी विशेषताओं के बारे में। अब बात करते हैं भाषा की इकाइयाँ। तो देखिए, अब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक से प्रश्न बनेगा यहाँ पर। तो बात करते हैं भाषा की इकाई। भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं, तो इसकी टोटल 5 इकाइयाँ भाई। ठीक है, भाषा की कुल 5 इकाइयाँ होती है। भाषा की कुल 5 इकाइयाँ होती हैं। तो इन 5 इकाइयों में सबसे पहले तो बात करेंगे अपन ध्वनि की। सबसे पहले भाषा में इन सबसे मिलकर के भाषा बनती है ना। ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, इन सबको जब मिलाते हैं तो इनके सबके मेल से भाषा का निर्माण होता है। तो पहले तो कहते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या है, तो भाषा की सबसे मतलब यूँ कहते हैं कि भाषा की आत्मा, भाषा का मूल ही ध्वनि है। क्योंकि ध्वनि बोल रहे हैं वो क्या है, ध्वनि है। ठीक है, तो ध्वनि जो है वो भाषा की एक इकाई है। दूसरा होता है वर्ण। क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। जैसे कि क, है ना, नीचे हलंते, ध्यान रखना, है ना, नीचे हलंते मतलब इसमें स्वर शामिल नहीं है। क हो गया, जैसे कि च हो गया, जैसे कि प हो गया। तो ये क्या है, ये भाई ये जो है वो वर्ण है ना। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई। बात करते हैं शब्द की। तो शब्द क्या होता है, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनता है, वर्णों के मेल से बनता है। लेकिन आप बात करेंगे कि वर्णों का सार्थक समूह, ठीक है, वर्णों का सार्थक समूह जो है वो शब्द कहलाता है। जैसे कि अगर बात करें कि अगर वर्णों के समूह की बात नहीं, क्योंकि वर्णों का सार्थक समूह मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, जैसे
क म ल, मतलब ये 3 वर्ण हमने जोड़े, क म ल, तो एक सार्थक शब्द हुआ कमल। कमल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कमल जो है ये एक सार्थक शब्द हुआ, तो ये एक शब्द कह सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए, अगर मान लो कोई कहे कि भाई वर्णों के समूह को, वर्णों के मेल को हम शब्द कहेंगे, नहीं कहते। जैसे ये वर्ण है, मान लीजिए च क र प ब, कुछ भी ऐसे, च क प, तो ये वर्णों का मेल तो हो गया, लेकिन सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसे शब्द नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है पद। पद क्या होता है कि अब यहाँ पे देखो शब्द बना, ठीक है ना, वर्णों का सार्थक समूह जो है वो शब्द कहलाता है, जैसे कि कमल। और अब यहाँ पर करेंगे कि सार्थक शब्दों के मेल को, शब्दों के सार्थक मेल को, शब्दों के सार्थक मेल, शब्दों के सार्थक मेल, मेल यानी संयुक्त जुड़ाव मेल को, या फिर यूं कह सकते हैं विभक्ति युक्त, विभक्ति युक्त शब्दों को, या फिर अपन यूं कहेंगे विभक्ति युक्त शब्द, विभक्ति, विभक्ति युक्त, विभक्ति युक्त शब्द, विभक्ति युक्त शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं, वो पद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए राम ने रावण को मारा। ओके, मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूं, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे राम ने, रावण को, ऐसे राम ने, तो ये एक पद हो गया, रावण को, तो ये एक पद हो गया। और फिर आता है वाक्य। तो वाक्य क्या होता है कि पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, या वाक्य का मतलब होता है कि जिसका अपना एक अर्थ निकलता हो। ठीक है ना, तो जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो, वाक्य जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो, जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो ये एक वाक्य हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा ध्वनि, ये भाषा की इकाइयां देख ली हमने। और आगे अपन यहाँ देखेंगे व्याकरण के अंग। जब अपन इसको पढ़ेंगे, व्याकरण को भी आगे बढ़ेंगे। तो अब ये परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था अभी, जो अपने हिंदी का जो एग्जाम हुआ था क्लास 12 का इसी वर्ष, तो ना उसमें पूछा था व्याकरण के अंक कितने। हालांकि वहाँ पे 3 अंक करवाए हैं, बोर्ड ने जो आंसर की भेजी उसमें 3 अंक करवाए हैं, लेकिन इसके 4 जो है वो अंग होते हैं। एक तो होता है वर्ण, एक होता है इसमें शब्द, दूसरा होता है पद, और फिर होता है इसका वाक्य। ठीक है, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। वर्ण में वर्ण के बारे में कंप्लीट जानकारी, शब्द के बारे में, इसके पूरा इसका जो है ना वो यहाँ से शुरुआत करते हैं। और अब जब हमने शुरुआत करी थी, मैंने आपको बताया था कि जो आपका पहला टॉपिक है, बीएसटीसी का एग्जाम हो चाहे पीटीटी का एग्जाम हो, तो आपका हिंदी का जो पहला टॉपिक होता है वही होता है वर्ण विचार, वही होता है आपका वर्ण विचार। ठीक है, ये वर्ण विचार, तो ये पहला टॉपिक है वर्ण विचार। और अब यहाँ से अपन पढ़ना शुरू करेंगे आपकी हिंदी की जो व्याकरण, जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो ये पहला है आपका वर्ण विचार, यहाँ से अपन शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिर आएगा आपका शब्द, ठीक है, उसके बाद फिर आएगा पद, और फिर आएगा वाक्य। तो ये है पहला आपका टॉपिक वर्ण विचार। तो ये सारी चीज़ें अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपने साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को जो है वो पूर्ण कर सकें एग्जाम से पहले। और आपके एग्जाम से पहले हिंदी का, रीजनिंग का, जीके का, सारा का सारा जो आपके टॉपिक हैं वो आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। शिक्षक अभिरुचि है ना, ये सारी आपको करवाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बताया, हमारा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन, आप लिखेंगे टेलीग्राम में एजुकेशन राइज। ओके, EDUCATION, एजुकेशन RISE, एजुकेशन राइज नाम से आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिलेगा। और इसी नाम से आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करिएगा 90796222
और 989। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की, हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक मिलेगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिलेगी। तो आप इससे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।